नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें, विश्व इतिहास के तहत जो पूर्वी समस्या को हम पढ़ रहे हैं, पूर्वी समस्या के तहत 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती, क्रीमिया का युद्ध, बाल्कन व्यवस्था बर्लिन व्यवस्था और बाल्कन युद्ध, जिसके तहत हमने क्रीमिया के युद्ध के बारे में पढ़ लिया, बर्लिन व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया। इसके पश्चात होने वाले बाल्कन युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत बर्लिन व्यवस्था के पश्चात जो बाल्कन युद्ध के लिए महत्वपूर्ण जो परिस्थितियां जो जिम्मेदार रहती है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बर्लिन व्यवस्था के बारे में हमने जाना किस तरीके से जो यहाँ जो बात की जाए यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा जो दोबारा से जो सेंट स्टीफन की संधि में जो पुनर्विचार करते हुए जो दोबारा से संधि की शर्तें तय की जाती है, जिसके तहत जो बर्लिन में सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा की जाती है। और इसमें दोबारा से जो बाल्कन क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। हमने देखा किस तरीके से रूस के द्वारा जो बल्गेरिया नवीन राज्य का निर्माण कर दिया जाता है, उस नवीन राज्य का दोबारा से जो विभाजन कर दिया जाता है। यानी कि जो बाल्कन का क्षेत्र है या जो तुर्की साम्राज्य के अधीन था, जिन क्षेत्रों पर तुर्की का अधिकार था, ओटोमन साम्राज्य का, उन क्षेत्रों में दोबारा से फेरबदल इस बर्लिन व्यवस्था के तहत। बर्लिन व्यवस्था को बर्लिन कांग्रेस कहा जाता है, इसी को बर्लिन सम्मेलन कहा जाता है, जिसके तहत इनके द्वारा जो बाल्कन प्रदेशों का दोबारा से क्या किया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। जो अब ये जो विभाजन है जो वहाँ की जनता को स्वीकार नहीं होता है और वहाँ के जो बाल्कन क्षेत्र के राज्यों को स्वीकार नहीं, धीरे धीरे जो असंतोष जाहिर होने लगता है। इससे काफ़ी जो बात की जाए राज्य असंतुष्ट होते हैं। जैसे कई नवीन राज्यों का निर्माण कर दिया गया, लेकिन कई राज्यों को जो उसके तुर्की के अधीन रख दिया जाता है और दोबारा से जो इनका भौगोलिक विभाजन किया जाता है, जिससे वहाँ की ईसाई जनता भी नाराज़ थी। तो इसी वजह से दोबारा से जो यहाँ इन क्षेत्रों में आक्रोश पैदा हो जाता है और वही आक्रोश आगे जाकर जो बाल्कन युद्ध का रूप धारण करता है। अब बाल्कन युद्ध से पूर्व की जो घटनाओं की बात की जाए, जो इनकी संधि होती है, बर्लिन की संधि की शर्तों का उल्लंघन धीरे धीरे होने लगता है और इसी के तहत जो ये घटना घटित होती है, जिसके तहत पूर्वी रोमालिया है जो बल्गेरिया के साथ इसका क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। पूर्वी रोमालिया के लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है, इस आंदोलन के तहत उनके द्वारा जो बल्गेरिया राज्य में मिलने की मांग की जाती है। तो बर्लिन व्यवस्था कर दी गई। बर्लिन व्यवस्था के पश्चात जो धीरे धीरे असंतोष पैदा होने लगता है, जिसके तहत पूर्वी रोमालिया के लोगों ने पहले जो क्या किया, आंदोलन किया। पूर्वी रोमालिया के लोगों की बात की जाए तो इस विभाजन से ये असंतुष्ट है। पूर्वी रोमालिया भी असंतुष्ट था, बुल्गारिया भी असंतुष्ट। हमने देखा कि 1/3 भाग को जो दोबारा से तुर्की के अधीन कर दिया जाता है। बल्गेरिया का जो निर्माण रूस के द्वारा किया जाता था, अब यहाँ पे रहने वाली ईसाई जनता के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि यूरोपीय महाशक्तियाँ, जिसके तहत तुम इंग्लैंड को ले लो, फ्रांस को ले लो, ऑस्ट्रिया का ले लो, जर्मनी के ले लो, इनके द्वारा अपने स्वार्थों के वशीभूत जो दोबारा से विभाजन किया जाता है, जन भावनाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। अब इस विभाजन से जो बात की जाए, विभाजन से जो बल्गेरिया भी असंतुष्ट था और पूर्वी रोमालिया भी असंतुष्ट था जो बल्गेरिया का विभाजन होता है। अब यहाँ एक तो मुख्यतः बात की जाए तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे जाति से समान थे, यानी कि बल्गर जाति के लोग यहाँ सर्वाधिक मात्रा में रहते थे। बर्लिन कांग्रेस के विभाजन के पश्चात बात की जाए, पूर्वी रोमेलिया और ये बल्गेरिया में बल्गर जाति के जो लोग ज़्यादा रहते थे। अब यहाँ के जो पूर्वी रोमालिया के लोगों के द्वारा, रोमालिया है जो रोमेलिया है, एक ही बात है, जिसके लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, आंदोलन किया जाता है और इस आंदोलन के तहत उनके द्वारा मांग की जाती है कि हम बल्गेरिया राज्य में मिलना चाहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और इस आंदोलन का नेतृत्व, पहले तो इस आंदोलन का समर्थन भी बात की जाए रूस के द्वारा किया जाता है, क्योंकि रूस जो बल्गेरिया का निर्माण ही रूस के द्वारा किया गया था। जैसे ही तुर्की और अन्य जो बात की जाए यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा दोबारा से इसका बर्लिन व्यवस्था के तहत विभाजन कर दिया जाता है, इससे तो जो रूस काफ़ी नाराज़ होता है। तो इस आंदोलन को जो समर्थन और प्रोत्साहन किसके द्वारा दिया जाता है, रूस को दिया जाता है। पूर्वी रोमालिया के जो लोग हैं रोमेलिया के, उनको जो रूस के द्वारा अस्त्र शस्त्र हथियार भी उपलब्ध करवाए जाते हैं और उनको उकसाया जाता है किसके विरुद्ध, तुर्की के विरुद्ध जो विद्रोह करने के लिए। तो इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा, पूर्वी रोमेलिया के लोगों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर
दिया जाता है और इन्हें रूस का समर्थन भी प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष रूप से रूस के द्वारा क्या किया जाता है, समर्थन किया जाता है। और इस जो आंदोलन का नेतृत्व है, इसकी कमान किसके पास रहती है, स्टीफन स्टेम्बुलाव के पास ये रहती है। ये जो राष्ट्रीय सभा होती है कहाँ की, पूर्वी रोमेलिया की, वहाँ का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अब दोनों तरफ से आंदोलन होता है, पूर्वी रोमेलिया की तरफ से और बुल्गारिया की तरफ से। तो दोनों तरफ से आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, इस स्टीफन स्टेम्बुलाव के द्वारा क्या किया जाता है, इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। अब इसी आंदोलन के तहत इनके द्वारा आंदोलनकारियों और पूर्वी रोमेलिया की जनता के द्वारा क्या किया जाता है, अगर बात की जाए तो 18 सितंबर 1885 ईस्वी में जो तुर्की के द्वारा जो गवर्नर नियुक्त किया गया था, कहाँ का, पूर्वी रोमेलिया का जो गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो वो गवर्नर कौन था, जनरल गैव्रिल पाशा था। अब इस पाशा को बाहर निकालने की घोषणा कर दी जाती है पूर्वी रोमेलिया के लोगों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा, और इसकी जगह जो बुल्गारिया के साथ मिलने की घोषणा, यहाँ जो 18 सितंबर को आंदोलनकारियों ने 1885 ईस्वी में जो बात की जाए, तुर्की के गवर्नर को वहाँ से पूर्वी रोमेलिया से बाहर निकालने और बुल्गारिया के साथ मिलने की क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है। और आंदोलन तीव्र हो जाता है और इसी के तहत उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रिंस अलेक्जेंडर होता है, बुल्गारिया का शासक होता है, उसे जो संयुक्त राज्यों का क्या मान लिया जाता है, शासक मान लिया जाता है। यानी कि पूर्वी रोमेलिया को जो बुल्गारिया का भागी मान लिया जाता है, जिसके तहत उसे शासक बना दिया जाता है, आंदोलनकारियों के द्वारा उसे शासक बना दिया जाता है। और लेकिन रूस इसके पक्ष में नहीं था, रूस की थोड़ी बात अलग थी। रूस ये चाहता था, क्योंकि प्रिंस अलेक्जेंडर और रूस के संबंध अच्छे नहीं थे। प्रिंस अलेक्जेंडर है जो रूस के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, और ये चाहते थे, कौन, जो रूस चाहता था कि यहाँ का बुल्गारिया का शासक उसके हाथों की कठपुतली बने, उसके अनुसार ही शासन करे। लेकिन यहाँ इनके विचारों में मतभेद देखने को मिलता है। तो रूस की भूमिका ये रहती है कि रूस ये चाहता है कि बुल्गारिया का एकीकरण तो हो, लेकिन इसको हटाकर, प्रिंस अलेक्जेंडर को हटाकर बुल्गारिया का एकीकरण किया जाए। ये रूस का जो रवैया हमें देखने को मिलता है। इसी दौरान जब इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है इस क्षेत्र में, पूर्वी रोमेलिया के क्षेत्र में, और बुल्गारिया के लोगों के द्वारा, तो तुर्की के द्वारा यहाँ सैन्य कार्रवाई करने का निश्चय किया जाता है। लेकिन तुर्की के द्वारा इस डर से सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाता है, क्योंकि तुर्की को ये डर था कि यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा दोबारा क्या किया जाएगा, हस्तक्षेप किया जाएगा, जिसके तहत इंग्लैंड को ले लो, चाहे फ्रांस को ले लो, इटली को ले लो, ऑस्ट्रिया को ले लो। इसी डर से तुर्की के द्वारा यहाँ सैन्य कार्रवाई नहीं करने का निश्चय किया जाता है। वापस जो सैन्य कार्रवाई का जो निर्णय लिया गया था उसे बदल दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो यूरोपीय राज्यों के द्वारा जो छोटे छोटे राज्यों का निर्माण, सर्बिया जो नवीन राज्य का निर्माण, उसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। वह नहीं चाहता था पूर्वी रोमेलिया का क्षेत्र जो बुल्गारिया में मिल जाए। तो इसी दौरान जो सर्बिया के द्वारा क्या किया जाता है, 1885 ईस्वी में बुल्गारिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। अब बुल्गारिया और सर्बिया के मध्य युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस युद्ध के दौरान जो सर्बिया की हर मोर्चे पे क्या होती है, पराजय होती है। बुल्गारिया इस पर क्या रहता है, भारी रहता है। इसी दौरान जो सर्बिया का एक वक्त ऐसा आ जाता था कि जिसके तहत लगता है कि बुल्गारिया के द्वारा संपूर्ण सर्बिया को ही समाप्त कर दिया जाएगा, सर्बिया राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंत में जो ऑस्ट्रिया के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए जो बुल्गारिया को ये चुनौती दी जाती है, चेतावनी दी जाती है कि अगर सर्बिया पे आक्रमण को नहीं रोका गया तो बुल्गारिया के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के द्वारा आक्रमण की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके तहत सर्बिया का अस्तित्व बच पाता है। सर्बिया की ये हालत हो जाती है। ठीक है, अब इस समस्या का समाधान करने के लिए जो कस्तुनतुनिया में राजदूतों का एक सम्मेलन, कस्तुनतुनिया कहाँ है, जो तुर्की की राजधानी होती है उस वक्त बात की जाए तो वहाँ एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। लेकिन ये सम्मेलन भी सफल नहीं हो पाता है, ये भी निर्णायक रहता है। किसी तरह का जो निर्णय इस सम्मेलन के तहत नहीं लिया जाता है। यहाँ पे बात की जाए तो अब जो रूस के द्वारा दबाव बनाया जाता है किसके ऊपर, प्रिंस अलेक्जेंडर के ऊपर, वहाँ का जो सिंहासन त्यागने के लिए, कहाँ का, जो बुल्गारिया का सिंहासन, क्योंकि संयुक्त रूप से जो शासक किसे स्वीकार कर लिया, प्रिंस अलेक्जेंडर को ही शासक स्वीकार कर लिया जाता है। तो रूस के द्वारा इसके ऊपर जो दबाव बनाया जाता है और अंततः विवश होकर प्रिंस अलेक्जेंडर के द्वारा जो क्या कर दिया जाता है, सिंहासन को त्याग दिया जाता है। और उसी दौरान जो नवीन शासक कौन बनता है, फर्डिनेंड शासक बनता है। फर्डिनेंड के द्वारा भी जो
फर्डिनेंड भी रूस के हाथों की कठपुतली नहीं बनता है और फर्डिनेंड के द्वारा भी जो निरंतर जो क्या संघर्ष को जारी रखा जाता है, अंत तक यही शासक बना रहता है। और यहाँ जो तुर्की के द्वारा और भी अन्य राज्यों के द्वारा भी दोबारा से जो प्रयास किए जाते हैं जिनको असफल कर दिया जाता है, तो अंततः क्या होता है 1896 ईस्वी में तुर्की के द्वारा इस नवीन राज्य को मान्यता दे दी जाती है। इसको फर्डिनेंड को शासक स्वीकार कर लिया जाता है। किसका? संयुक्त राज्य का। जो पूर्वी रूमेलिया किस में मिल जाता है? बल्गेरिया में मिल जाता है। तो इसका संयुक्त शासक स्वीकार कर दिया जाता है और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात यूरोपीय महाशक्तियों इंग्लैंड ऑस्ट्रिया के द्वारा भी जो बल्गेरिया के नवीन राज्य को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। इस तरीके से जो क्या होता है पूर्वी रूमेलिया बल्गेरिया का भाग बन जाता है और इन दोनों का एकीकरण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो बर्लिन व्यवस्था के पश्चात उत्पन्न होने वाली समस्याएं और उसके पश्चात जो नवीन राज्यों के निर्माण के बारे में बात की, किस तरीके से जो भौगोलिक विभाजन जो बर्लिन व्यवस्था के तहत किया जाता है, तो उन शर्तों का उल्लंघन कैसे वहाँ जो बाल्कन क्षेत्र के राज्यों के द्वारा कर दिया जाता है, जिसके तहत हमें देखने को मिलता है कि पूर्वी रूमेलिया के द्वारा जो सबसे पहले इसकी शुरुआत की जाती है। पूर्वी रूमेलिया के लोगों के द्वारा जो आंदोलन कर दिया जाता है किसमें? बल्गेरिया में मिलने के लिए। बल्गेरिया का विभाजन कर दिया गया था, हमने देखा था सेंट स्टीफेनी संधि के तहत इस नवीन राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन जो दोबारा से जो बर्लिन की संधि होती है, बर्लिन व्यवस्था की जाती है जिसके तहत इसका विभाजन कर दिया जाता है। तो यहाँ के लोगों के ईसाई जनता के द्वारा जो दोबारा से जो यहाँ इसमें बल्गेरिया में मिलने के लिए आंदोलन किया गया, क्योंकि यहाँ मुख्यतः तो पूर्वी रूमेलिया में रहने वाली जो जाति थी, ये समान जाति के लोग यहाँ रहते थे, बल्गर जाति के लोग। तो इनके द्वारा जो बल्गेरिया के साथ मिलने के लिए आंदोलन किया गया, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? स्टीफन स्टेम्बुलाव जो क्या है वहाँ की जो बात की जाए पूर्वी रूमेलिया की राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ जनता के द्वारा आंदोलन करके जो पूर्वी रूमेलिया की जनता के द्वारा और बल्गेरिया में अपने आप को क्या कर लिया जाता है? मिला लिया जाता है। इसी दौरान हमें जो बाकी राज्यों की जो भूमिका देखने को मिलती है, जिसके तहत चाहे रूस की भूमिका हो, चाहे ऑस्ट्रिया की भूमिका हो, तो चाहे इंग्लैंड की भूमिका में देखने को अंततः इनकी क्या होती है? जीत होती है और ये पूर्वी रूमेलिया जो किसका भाग बन जाता है? बल्गेरिया का भाग बन जाता है। और 1896 ईस्वी में तुर्की के द्वारा क्या दे दी जाती है? इसे मान्यता प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि ये तुर्की का भाग था पूर्वी रूमेलिया, लेकिन तुर्की के द्वारा इसे मान्यता दे दी और इंग्लैंड यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा भी धीरे धीरे इसे मान्यता प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से पूर्वी रूमेलिया और बल्गेरिया का क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।